Subscribe now for more education videos. हेलो छात्रों, आज हम आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। इसमें हम प्रारंभ करते हैं भौतिक विज्ञान को शुरुआत से। तो भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर जो आपका है विद्युत। विद्युत को अध्ययन के लिए दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। विद्युत को अध्ययन के अनुसार दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक भाग है आपका स्थिर विद्युत की और दूसरा भाग है आपका विद्युत चालन, अर्थात इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी हम अध्ययन अब इसमें जो स्थिर विद्युत की है, इसका मतलब है कि जब किसी आवेश को स्थिर रख के उसके बारे में अध्ययन किया जाता है तो वो स्थिर विद्युत के अंतर्गत आता है। और जब इलेक्ट्रॉन को जब आवेश को गतिमान करके गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है तो वो विद्युत चालन के अंतर्गत आता है। तो हम बात करते हैं स्थिर विद्युत की। और स्थिर विद्युत की जो पहला चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं आपका, तो वो है विद्युत क्षेत्र। तो आपका पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में हम शुरुआत करते हैं। तो इसका पहला टॉपिक है आपका, वो है आवेश। क्या है? आवेश। तो देखो, आवेश की परिभाषा के बारे में हम आपको बताते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है उसे आवेश कहते हैं। इसके बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं। तो ईसा के जन्म से 600 वर्ष लगभग 600 वर्ष पहले यूनान में एक दार्शनिक या वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। उन थेल्स नामक वैज्ञानिक ने एक चीज देखी थी। उन्होंने अंबर नामक पदार्थ को लिया। उन्होंने एक पदार्थ लिया था जिसका नाम था अंबर। और इस पदार्थ को जब ऊनी कपड़े से रगड़ा था तो इसके अंदर एक गुण उत्पन्न हो गया था जिससे वह हल्की हल्की छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा था। उन्होंने इस चीज को देखा, लेकिन इसके बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं बता सके। उसके बाद लगभग 2200 वर्षों तक इसके बारे में कोई जानकारी, कोई ज्यादा बात नहीं हुई। और लगभग 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गिलबर्ट। क्या नाम था? गिलबर्ट। इन्होंने देखा कि ये केवल अकेले अंबर में ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनमें एक गुण उत्पन्न हो रहा है, जिनमें उन्होंने अलग अलग चीजों को अलग अलग चीजों से, जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से और एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। तो उन्होंने देखा कि इनमें भी वही गुण उत्पन्न हो रहे हैं जो थेल्स ने बताया था कि अंबर में हो रहे हैं। तो इन्होंने ये बताया कि केवल अंबर ही ऐसा पदार्थ नहीं है, बहुत सारे पदार्थ हैं जिनमें ये गुण उत्पन्न होता है कि वे छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो ये जो गुण उत्पन्न हुआ, यही गुण आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश। अच्छा, इसका नाम किसने दिया? तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। 1640 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, थॉमस ब्राउन। थॉमस ब्राउन। उन्होंने अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसीलिए उन्होंने थॉमस ब्राउन ने
इससे उत्पन्न हुआ जो गुण है उसको उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कह दिया, इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रकार से ये जो गुण उत्पन्न हो रहा है यही गुण आवेश है। क्या है? आवेश। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो आवेश उत्पन्न हुआ और इन लोगों ने देख लिया कि हाँ वस्तुओं में आवेश, एक गुण उत्पन्न हो रहा है जिसको आवेश कहा। उसके बाद इन्होंने देखा कि जब कांच की छड़ को, मान लो ये कांच की छड़ है और एक और कांच की छड़, ये भी कांच की छड़ है, इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा था, इसको भी रगड़ा, और इन दोनों छड़ को जब पास लेके आए तो इन दोनों छड़ों में आपस में आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ बल्कि ये एक दूसरे से दूर गए, प्रतिकर्षण हुआ। क्या हुआ? प्रतिकर्षण। कांच की छड़ को जब कांच की छड़ के पास लेके आए तो इनके बीच प्रतिकर्षण हुआ। ऐसे ही बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़, तो एबोनाइट की छड़ ली और एक और एबोनाइट की छड़ ली, तो उनको जब आपस में पास लेके आए, एक एबोनाइट की छड़ एक और एबोनाइट की छड़ ली और उसको भी बिल्ली की खाल से रगड़ा और इन दोनों को पास कराया, तो ये भी एक दूसरे से कैसे हुए? प्रतिकर्षित हुए। कैसे हुए? प्रतिकर्षित। और जब कांच की छड़ को एबोनाइट की छड़ के पास लेके आए तो ये एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए। तो इस प्रकार जब देखा कि कुछ वस्तुएं तो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं और कुछ वस्तुएं जो एक दूसरे को अपनी ओर अपने से दूर भगा रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने आवेश को दो भागों में बांटा। कितने भागों में? दो भागों में। उन्होंने बताया आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर एक है धनात्मक आवेश और नंबर दो ऋणात्मक आवेश। तो इन्होंने दो भागों में आवेश को बांटा, एक तो धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। उसके बाद हमने ये जान लिया कि आवेश है क्या, क्या होता है आवेश। तो आवेश फिर एक बार मैं रिवाइज कराता हूं। आवेश का मतलब किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का वह गुण जो छोटी छोटी वस्तुओं को उत्पन्न, आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, अब ये आवेश उत्पन्न कैसे होता है, तो हम जब बात करते हैं कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है। तो मान लो कोई पदार्थ है, अच्छा हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना है, तो प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना है, तो पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है और प्रत्येक अणु परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणु इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब हम इसकी संरचना के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। मान लो कोई एक पदार्थ है, मान लो हमने हीलियम ले लिया, हीलियम, तो इसमें ये इसका नाभिक है, इसके नाभिक में क्या क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कर रहे होंगे, बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। तो अब देखो प्रत्येक पदार्थ सामान्यतः जो होता है उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं अर्थात प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। कैसी होती है? समान। तो और एक प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। प्रोटॉन का आवेश हम यहां लिखते हैं, प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश
अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश तो समान होता है, परंतु एक पर धनावेश होता है और एक पर ऋणावेश होता है। और हमने अभी क्या बताया कि प्रत्येक पदार्थ की संरचना में अगर हम परमाणु के बारे में देखते हैं तो परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं सामान्य अवस्था में, और एक प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। एक पर धनावेश होता है और एक पर ऋणावेश होता है। तो मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही प्रोटॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश और 2 प्रोटॉन का आवेश, दोनों का आवेश कैसा होगा? समान होगा, लेकिन एक पर धन होगा और एक पर ऋण होगा। अगर हम कुल आवेश ज्ञात करें इनका, कुल आवेश, तो 2 प्रोटॉन ये धनात्मक होगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये ऋणात्मक होगा। और जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों समान है तो ये 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? शून्य। तो शून्य होता है, अर्थात इस पर जो आवेश है वो शून्य हो गया, और इसकी स्थिति को हम कहते हैं विद्युत उदासीन। क्या कहते हैं? विद्युत उदासीन। तो सामान्य अवस्था में प्रत्येक पदार्थ विद्युत उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा, अब इसमें आवेश उत्पन्न कैसे होता है इसकी बात करते हैं। तो हमने आपको बताया पदार्थ में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब मान लो इस पदार्थ में 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें से अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ये जगह छोड़ के चला जाए, तो इसमें क्या होगा बताओ? प्रोटॉनों की संख्या तो 2 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? 1। अर्थात जो दोनों की संख्या समान थी वो समान नहीं रही। अब प्रोटॉन 2 हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। प्रोटॉन 2, इलेक्ट्रॉन 1। प्रोटॉन पर कैसा आवेश है? धनावेश। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है? ऋणावेश। धन आवेश कितना है? 2, और ऋणावेश कितना है? 1। अब आवेश अगर हम पूरा आवेश ज्ञात करें तो लिख सकते हैं 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इस पर कितना आवेश होगा? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1 है केवल, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ×। तो अब इन पर दोनों पर आवेश समान रहा क्या? नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इस पर 2 के गुणा में है और इस पर 1 के गुणा में। तो अब ये आवेश दोनों समान नहीं रहे। जब समान नहीं रहे तो इस पर कौन सा आवेश अधिक है? हमने देखा कि धन आवेश इस पर अधिक है, क्योंकि इसकी मात्रा अधिक है, ये 2 से गुणा हो गया। अर्थात इस पर एक आवेश उत्पन्न हो गया। क्या आवेश उत्पन्न हो गया? धन आवेश। कौन सा आवेश? धन आवेश। और धन आवेश उत्पन्न हो गया, इसलिए इस वस्तु को हम कहेंगे धन आवेशित। क्या कहेंगे? धन आवेशित। और ये इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु पर गया उस वस्तु पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, उसमें एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, तो प्रोटॉनों से इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गई अर्थात उस पर ऋण आवेश अधिक हो गया। कैसा आवेश? ऋण आवेश। और जब ऋण आवेश जब अधिक हो गया, इसका मतलब वह वस्तु जो है वो ऋण आवेशित हो गई। कैसी हो गई? ऋण आवेशित। अर्थात आप समझे होंगे कि किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन या तो वस्तु को किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे परमाणु में पहुंच जाता है, तो जहां से निकलता है वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जहां पहुंचता है वहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां प्रोटॉन अधिक हो जाता है, और जब प्रोटॉन अधिक हो जाता है तो उस पर धन आवेश होगा। कैसा आवेश होगा? धन आवेश। और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वहां पर ऋण आवेश अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वस्तु में आवेश उत्पन्न होता है। अब आवेश उत्पन्न होने की 3 प्रमुख विधियां हैं, उस पर बात करते हैं। तो देखो, आवेश उत्पन्न करने के लिए 3 प्रमुख विधियां हैं। पहली विधि है घर्षण द्वारा। तो देखो, जब किसी वस्तु को घर्षण, तो आप जानते ही हैं किन्हीं 2 वस्तुओं की सतह के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला बल घर्षण कहलाता है। तो जब किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है, तो उससे रगड़ने से उसमें से एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर पहुंच जाते हैं। एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर पहुंच जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सूखे बालों पर जब आप कभी कंघी रगड़ते हैं, कंघी करते हैं, तो उसमें एक गुण उत्पन्न हो जाता है, वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है।
तो उसमें क्या होता है, उसमें से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो घर्षण पदार्थ आवेश उत्पन्न करने का कारण करना, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर पहुंच जाते हैं, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन दोनों वस्तुओं में आवेशित हो जाती है, एक धनावेशित हो जाती है और एक ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। दूसरा है आपका चालन द्वारा। तो देखो, यदि कोई एक वस्तु जो सामान्य रूप से उदासीन है, कैसी है, उदासीन, ये मान लो एक कुचालक स्टैंड है, इस पर इसको रखा है, कोई धातु का गोला है, और किसी दूसरी वस्तु को जो धनावेशित है पहले से, मान लो ये कोई वस्तु है और इस पर धनावेश है, कौन सा आवेश, धनावेश। इसको जब इसके संपर्क में लाते हैं, इसके पास लेके आते हैं, इस पर धनावेश, तो ये धनावेश इसमें से कुछ आवेश इसमें प्रवाहित हो जाता है। तो जब इसमें से कुछ धनावेश इसमें प्रवाहित हो जाएगा, ये पहले से उदासीन था, कैसा था, उदासीन, और कुछ धनावेश जब इसमें आ जाएगा तो इस पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश। अर्थात यदि कोई एक वस्तु जो उदासीन है उसको किसी दूसरी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, तो उस आवेशित वस्तु से कुछ आवेश उस उदासीन वस्तु में भी ट्रांसफर हो जाता है, जिससे वह वस्तु भी आवेशित हो जाती है। इस प्रकार से आवेश उत्पन्न हुआ जो आवेश वो क्या जाता है, चालन द्वारा उत्पन्न आवेश, ठीक है। अगर हम ऋण आवेशित वस्तु को स्थान देके आएंगे तो क्या होगा, तो ऋण आवेशित कर देगी वो वस्तु, धनावेश लेके आएंगे तो वो धनावेशित कर देगी, ठीक है। तीसरी जो विधि है वो है प्रेरण द्वारा। इसमें क्या होता है, जब किसी एक वस्तु को जो उदासीन है, ये है उदासीन, इसको कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है, इसके पास में कोई जैसे उदासीन है जब, तो यहां इस पर जब उदासीन है तो इस पर जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। अब इसके पास में हम कोई दूसरी वस्तु लेके आते हैं और ये वस्तु मान लो ऋण आवेश है, कैसी है, ऋण आवेश, इस वस्तु पर ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश वस्तु को जब हम इसके पास लेके आए, संपर्क में नहीं लाए, इसके पास लेके आए, तो क्या होगा, इसमें से जो धन आवेश है, हमने आपको बताया था कि समान आवेश एक दूसरे को अपनी ओर से दूर भगाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो वही सेम नियम यहाँ फॉलो होगा। तो क्या होगा, इसको जैसे ही पास लाओगे तो ऋण आवेश की वजह से ये ऋण आवेश को दूसरी ओर भगा देगा और धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसमें जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी, जैसे ही इसको पास लेके आएंगे, संपर्क में नहीं लाएंगे, थोड़ा दूरी रखेंगे, तो इसमें से धन आवेश से वो लगा जाएगा और ऋण आवेश से वो दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। और जब हम इस वस्तु को पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं तो ये ऋण आवेश पृथ्वी में चला जाता है, और जब ये ऋण आवेश पृथ्वी में चला जाएगा तो इस पर केवल कौन सा बचेगा, धन आवेश रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वस्तु आवेशित हो गई, कैसी हो गई, आवेशित। कौन सा आवेश कौन होगा, धन आवेश। तो इस प्रकार से वस्तुओं को आवेशित किया जाता है।
ये 3 विधियां हैं जिनके बारे में हमने आपको बता दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं आवेश। तो जो आवेश है अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका मात्रक होता है कूलम। एक और इसका मात्रक है मात्रक। इसके कई सारे मात्रक हैं जिनके बारे में आपको बता देता हूं, जैसे एम्पियर सेकेंड, और इसका मात्रक होता है EMU। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ मास, EMU। और इसका मात्रक है फैराड। ये सबसे बड़ा मात्रक है। और इसका मात्रक है फ्रैंकलिन। फैराड जो है वो सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, तो ये आपके मात्रक है। तो आज हमने आपको आवेश के बारे में बताया, आवेश का चालन बताया, किस प्रकार आवेश उत्पन्न होता है। आवेश के बारे में जिसने बताया उसके बारे में आपको बताया गया। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।